हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एसआईएफ इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जोनाथन क्लैरेन की जो चैप्टर सीरीज है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक में से एक बुक है जिसके क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके पहले कि इस किताब को आपको पढ़ना कैसे है, क्या आपका पैटर्न होना चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए, इसके बारे में जो डिस्कशन है वो मैंने कर लिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे भी देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बाकी चैप्टर्स के बारे में बात करें जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप के चैप्टर हैं, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है कॉन्जुगेशन एरोमेटिसिटी वाला, उसको स्किप किया है। मैं सीधा एप्लीकेशन पोर्शन पर आया हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ चैप्टर 8 के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका रिलेशन एसिडिटी, बेसिसिटी एंड पीकेए से है। और इन कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जिसे आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट करते हैं। तो एक बात बहुत ध्यान से रखिएगा कि चैप्टर 8 आपका क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अगर आपको क्लैरेन पढ़ना है तो क्लैरेन पढ़ने के लिए ये कितनी आपकी हेल्प करेगा, किन किन चैप्टर की स्टडी के लिए आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो कौन सी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, जैसे क्लैरेन आप पढ़ने जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने खुद ही सब कुछ चीजों को बता रखा है कि अगर आप इस चैप्टर पे विजिट कर रहे हैं तो इसके पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो आगे चल के आप किन चैप्टर की स्टडी करेंगे तो आपको ये चैप्टर कहाँ कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। तो पहले और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें तो आपका जो चैप्टर 8 है, इसे पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कॉन्जुगेशन एंड मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी का। थोड़ा कहना बहुत गलत होगा, काफी आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में। इन्होंने थोड़ा इसके बारे में भी बात किया कि कर्ली एरो रिप्रेजेंटेशन, डीलोकलाइजेशन एंड मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि एरो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में आपको बढ़िया से आइडिया होना चाहिए। अगर आपको एचएल कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर आपको बात करनी है, एचएल कॉन्सेप्ट की बात करें तो होमो-लुमो कॉन्सेप्ट के बेस के बारे में अगर हम बात करें तो कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसी होगी, कौन सी वीक ओवरलैपिंग होगी, कौन सी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के ऊपर और कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट डालेंगे, इन चीजों के बारे में अगर आपको आइडिया रहेगा तो आप जो भी इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे जिसके रिस्पेक्ट में आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी आप स्टडी करेंगे, खास करके ये आपके लिए बेसिक्स हैं एंड बेस है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैप्टर की ढंग से आप स्टडी कर लेते हैं तो आगे चल के जो चैप्टर्स में आपको ये हेल्प करेगा, चैप्टर 12, चैप्टर 14 में, चैप्टर 13 में, चैप्टर 24 में, मतलब बेसिक बेस कैटलिसिस इन कार्बोनिल रिएक्शंस में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कैसे बढ़ाएगा, क्या क्या रोल प्ले करेगा, इसमें काफी हेल्प करेगा। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, कैटलिस्ट के रोल को कैसे ये अफेक्ट करेगा, इस चैप्टर में जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो भी चीजों को हम सीखेंगे, वो सारी चीजें। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेकिंग रिएक्शन सेलेक्टिव यूजिंग एसिड बेस, हम रिएक्शन की सेलेक्टिविटी को इनहैंस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस्ड कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन कैसे सेलेक्टिव होगी, इन सारी चीजों के बारे में भी ये चैप्टर आपको काफी कुछ बताएगा। तो देखिए, अगर हमें इस चैप्टर को स्टडी करनी है तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसकी स्टडी के बाद हमें इन चैप्टर की स्टडी करने में ये हेल्प करेगा। क्लैरेन का आप कोई भी चैप्टर खोलेंगे तो आपको बिल्डिंग ऑन, अराइविंग एट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू के बारे में ये आराम से बात करते हैं। आपको काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि मुझे अगर क्लैरेन पढ़ना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एसिडिटी, बेसिसिटी एंड पीके, यहाँ पे आपको दिए गए कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में काफी अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा। कंपाउंड की एसिडिटी किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होगी, बेसिसिटी किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होगी। ये बहुत बेस से बात तो नहीं करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंटली खास करके इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो जो बच्चे आपके ग्रेजुएशन में हैं या जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या जो CSIR नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और उन्हें अगर पढ़ने बैठेंगे तो उन्हें समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से। तो इस चैप्टर में जो पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, पहली और इंपॉर्टेंट चीज ब्रॉन्स्टेंट
कंडीशंस के बारे में बात करते हैं या ब्रॉन्स्टन डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एक एसिड कैसी स्पीसीज होती है और एक बेस कैसा स्पीसीज होती है। तो एसिड एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास टेंडेंसी होती है क्या, प्रोटॉन को लूज करने की। बेस एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। मतलब आपके पास जैसे हम अगर एसिटिक एसिड के बारे में बात कर लें, आप अच्छी तरीके से जानते हैं एसिटिक एसिड को अगर हम किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें जो यहाँ का H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सके, वाटर मॉलिक्यूल में ही जल्दी डिसॉल्व करें, तो होता क्या है कि एसिटिक एसिड जो है आपका क्या कर लेता है, H पॉजिटिव को लूज कर देता है। तो ये ब्रॉन्स्टन का कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन है, H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी है, वो एसिड कहलाएगा। और कोई भी कंपाउंड, जैसे हम अगर अमोनिया के बारे में बात कर लें तो अमोनिया के पास क्या है, देयर इज अ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसके पास H पॉजिटिव अगर आप डाल दोगे तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर लेगा और फॉर्मेशन किसका कर लेगा, अमोनियम आयन का। इस पूरे रिएक्शन में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो जो आपका ये रिएक्शन है ये डिफाइन कर रहा है कि अमोनिया क्या है, अमोनिया एक बेस है, जबकि एसिटिक एसिड के बारे में ये क्या बता रहा है कि एसिटिक एसिड एक एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, टेस्ट के बेस पे भी आप पता करते हो, बट हम ये क्या किस प्रॉपर्टी के बेस पे बात कर रहे हैं, खास करके H पॉजिटिव लूज और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पे। तो ब्रॉन्स्टन एसिड का जो डेफिनेशन है वो हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ अगर आपको एसिड बेस का कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत करना है तो एसिड बेस के जितने भी डेफिनेशन है, आरएनएस, ब्रॉन्स्टन, लक्स फ्लोट, इनकी भी आप स्टडी कर लेंगे तो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हमें दो तरह के कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला ब्रॉन्स्टन, दूसरा लेविस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, हालांकि ये उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते, ये बस खाली ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट है क्या इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो इस चैप्टर की बिगिनिंग है ये पूरी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें कि ये किस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसमें, पानी में, वाटर में। मतलब अगर HCl मॉलिक्यूल को हम वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व कर दें तो वाटर मॉलिक्यूल में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl गैस फेज में कैसा बिहेव करेगा, HCl की एसिडिटी वाटर मॉलिक्यूल और गैस फेज में किसमें ज्यादा होगी, HCl की एसिडिटी को कौन सा फेज ज्यादा अफेक्ट करेगा, शुरुआत ये इसी से करते हैं। ठीक है, और यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में एसिडिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या किसी भी फेज में कौन सी चीज ज्यादा एसिडिक हो सकती है, कौन सी चीज ज्यादा बेसिक हो सकती है, ये आपको सिखाते हैं। तो पहले ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट के बेस पे जब ये बात करते हैं तो फिर कहते हैं क्या कि HCl जो है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। कहने का मतलब ये है कि हमने HCl मॉलिक्यूल को क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल में अगर आपने डिसॉल्व कर दिया तो यहाँ पे रिलीज किसका हुआ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। ये एक्यू एक्वस एक्वस लिख रखा है इन्होंने। जब ये प्रोसेस हुई तो ये प्रोसेस क्या है, इसमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, नेगेटिव। एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, -40 किलोजूल पर मोल। मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तुरंत हो जाएगी, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेगेटिव चेंज मींस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का क्या मतलब है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि अगर HCl को हम वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करें तो ये इजीली H पॉजिटिव लूज करेगा। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जो ये एक्वस की बात कर रहे हैं, एक्वस की बात कर रहे हैं तो देयर इज अ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या है, देखो आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वो किसका फॉर्मेशन करता है, H3O पॉजिटिव का। सिमिलरली जब ये Cl नेगेटिव एक्वस की बात करते हैं तो Cl नेगेटिव एक्वस का मतलब है कि Cl नेगेटिव है और Cl नेगेटिव जो है आपका जो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन है इनके साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर ये H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करके स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि Cl नेगेटिव जो रिलीज हो रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करके स्टेबलाइज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ये कहते हैं कि HCl इन गैस फेज, अगर इसी HCl को हम गैस फेज में लें तो इसकी एसिडिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए गैस फेज में अगर ये HCl को लेते हैं और H पॉजिटिव लूज कराते हैं, मतलब ब्रॉन्स्टन एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोसेस में क्या हो रहा है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है।
मतलब ये रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर गैस फेज में HCl है तो आप आसानी से H और Cl के बॉन्ड को डिसोसिएट नहीं करा सकते, ठीक है, इसके लिए आपको इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये बात बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो आपकी क्या है, अनफेवरेबल है। गैस फेज में HCl एसिड की तरह या H पॉजिटिव डोनर की तरह बिहेव नहीं करेगा, या अगर गैस फेज में हमें HCl को ब्रॉन्स्टेड एसिड बनाना है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है अनफेवरेबल है। द गैस फेज डिसोसिएशन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, जबकि एक्वस फेज में HCl का डिसोसिएशन स्पॉन्टेनियस है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों होता है, इस रीजन के ऊपर ये डिस्कस करते हैं। रीजन के बारे में अगर ये बात करें तो रीजन के बारे में क्या कहते हैं, जैसे क्या किया हमने आपको ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे दिया कि व्हाई इज HCl स्ट्रॉन्ग इन वाटर, या why is HCl behave as a Bronsted acid in water, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके पीछे का देखो रीजन क्या है कि गैस फेज में बात करें तो आइसोलेटेड प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है जो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। कहने का क्या मतलब कि अगर हमने HCl को क्या किया, गैस फेज में लिया, तो आपका जो रिएक्शन हो रहा होगा किसका, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव का। अब ये जो प्रोटॉन आपका है, ये देखो आपके पास क्या HCl मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनके साथ किसी के साथ इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं। तो जब ये इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये आपका क्या रहेगा, दैट इज आइसोलेटेड, ठीक है। अब आइसोलेटेड रहेगा तो ये क्या रहेगा, दैट इज हाई एनर्जी का। अब बताइए जब ये हाई एनर्जी का रहेगा तो लेस स्टेबल रहेगा। अब जब ये लेस स्टेबल रहेगा, देखिए लेस स्टेबल रहेगा तो ये बनना क्यों चाहेगा, ये बनना नहीं चाहेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक्वस कंडीशन में ये बात करते हैं कि भाई देखो आप क्या कर लिया, आपने HCl को लिया, इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो देखो आप क्या होगा कि पानी जैसे ही डिसॉल्व करोगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के साथ साथ किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, दैट इज अ Cl नेगेटिव। मतलब जो दो स्पीसीज आपकी बन रही हैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो दोनों आपकी क्या होंगी, स्टेबलाइज्ड होंगी। कैसे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, और जो आपका प्रोटॉन है किसका, एसिड का जो प्रोटॉन है वो इसके साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, डेल पॉजिटिव। देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो हाइड्रोजन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो स्पीसीज बन रही हैं इसमें चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, आपका स्टेबलाइजेशन। जबकि ऐसी केसेस में क्या है कि चार्ज एक ही एटम के ऊपर कंसंट्रेटेड है। इसी प्रोसेस को हम सॉल्वेशन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन बिटवीन H positive must क्या, less reactive and promote ionization. The stabilizing interaction make H positive, ठीक है, less reactive and promote आयोनाइजेशन। जैसे ही आप H पॉजिटिव का आपका इंटरेक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ होने लगेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव गैस फेज में ज्यादा करेगा या वाटर मॉलिक्यूल में, तो इसका जवाब होगा वाटर मॉलिक्यूल में। रीजन आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर ये बात करें तो किसके बारे में बात करते हैं कि ये जो प्रोटॉन हाइड्रेशन हो रहा है, ये जो H3O का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाईली एक्सोथर्मिक भी है। मतलब यहाँ पे भी चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। मतलब ये प्रोसेस भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब ये है मित्र कि जैसे ही आपका ये हाइड्रेशन हो रहा है, ये जो H पॉजिटिव का वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इज आल्सो स्टेबलाइजिंग फैक्टर। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है आपका, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी अच्छी हो रही है। ऑक्सीजन का जो 2s2p ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से। जो ओवरलैपिंग भी अच्छी होगी, बॉन्ड भी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसके बारे में भी बता दे रहे हैं, जो काम आपका किसमें, जो काम आपका गैस फेज में जब आपका HCl एग्जिस्ट कर रहा होगा तो नहीं होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ की प्रोटॉन हाइड्रेशन क्या है, स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक, ये आप दिखा सकते हो कि H2O मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं, H पॉजिटिव गैस आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आपका H3O पॉजिटिव का। यहाँ पे भी चेंज इन एनर्जी जो है -686 किलो कैलोरी पर मोल। नेगेटिव में है, रिएक्शन आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक है।
हाई रिएक्टिविटी ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन क्या हो रही है आपकी, वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो हाई रिएक्टिविटी ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो डेफिनेटली H पॉजिटिव तेजी से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और खुद को स्टेबलाइज्ड करेगा। तो ये सारे लॉजिक्स या ये सारे रीजंस आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब ये जो स्टेबलाइजेशन होता है आपका H पॉजिटिव का, वो होता कैसे है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर ले रहा है, कैसे हो रहा है? तो देखो आप, सो ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर इंट्रैक्शन। जैसे ही आप H3O पॉजिटिव आप बना रहे हो, देखोगे आप जैसे हमने ये बना लिया, ये H3O पॉजिटिव स्पीसीज जो भी हमारी बन रही है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसी तरीके से क्या इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, और इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा होगा, दैट इज H5O2, H9O4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितना मतलब एक्वस कंडीशन में जो H पॉजिटिव आपका है वो स्टेबलाइज्ड होगा इंस्टेड ऑफ किसके, गैस फेज कंडीशन के। क्लैरिटी है? नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कशन करें, समरी पे आ जाते हैं कि HCl जो है वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, वाटर में, गैस फेज में नहीं होगा। कारण समझ में आ गया। रीजन क्या है कि एनर्जेटिकली स्टेबलाइजिंग H3O पॉजिटिव का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है जब वाटर मॉलिक्यूल में है। अगली चीज क्या है, एन आइसोलेटेड H पॉजिटिव इज हाईली रिएक्टिव एंड इज नेवर फाउंड फ्रीली इन सॉल्यूशन। अगर कहीं पे भी H पॉजिटिव आपका रिलीज हो रहा है तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई ऐसा होना चाहिए जो H पॉजिटिव को क्या करे, स्टेबलाइज्ड करे। तो ये पहला पैराग्राफ है आपका जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जब आप क्लैडेन स्टार्ट करते हैं। तो क्लैडेन को जब आप पढ़ोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे हम अगर बहुत सीरियस होके डिटेल में पढ़ें अच्छे तरीके से तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा, और हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे तरीके से दिया है कि मतलब आप उसकी जितनी तारीफ करें वो कम है। अगर किसी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता लेकिन आप अगर खोजना चाहोगे तो मिल जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट ये जो बात करते हैं जनरल एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास ये एक स्पीसीज है, ठीक है, यहाँ पे AH को क्या मान लिया, एसिड, ठीक है, और B को क्या मान लिया इन्होंने, बेस मान लिया। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, BH पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है और A नेगेटिव का। जो BH पॉजिटिव है वो कॉन्जुगेट एसिड, A नेगेटिव जो है वो कॉन्जुगेट बेस। मतलब जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो कॉन्जुगेट पेयर बनेंगे। एसिड कन्वर्ट इनटू व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। देखोगे आप यहाँ पे आपका क्या है कि जो एसिड है आपका वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉन्जुगेट बेस में। जो बेस है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है आपका, कॉन्जुगेट एसिड में। तो रूल क्या कह रहा है कि जो भी एवरी एसिड हैज अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज अ कॉन्जुगेट एसिड। क्लैरिटी है? जैसे हम अगर इसी रिएक्शन में बात कर लें क्या कि आप HCl का रिएक्शन करा रहे थे ना, किसमें, वाटर मॉलिक्यूल एक्वस कंडीशन में, आपके पास क्या बन रहा था, आपके पास बन रहा है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव को हम किस में दिखा सकते हैं, एक्वस कंडीशन में, ये भी सॉल्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अब जो H आयन डोनर की तरह बिहेव करता है, ये H आयन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो हम इसे क्या कह रहे थे, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। और ये आपका H आयन एक्सेप्टर की तरह, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। मतलब ये पता चला कि ये बेस है, ये एसिड है। अब क्या हो रहा है कि देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड और ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। क्लैरिटी है? जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है कन्वर्ट इनटू व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड उसे हम बोलेंगे, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो कोई भी रिएक्शन हो, एसिड बेस अगर रिएक्शन हो रही होगी तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का क्या होगा, फॉर्मेशन। और एसिडिटी इसी पे डिपेंड करेगी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना तभी जाएगा जब ये स्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, इधर चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये जो रिएक्शन है आपकी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस और कॉन्जुगेट पेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ जो है ये डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो देखिए अभी ये तो स्टार्टिंग है, ये तो बस एक वीडियोस डाल रहा हूँ जहाँ पे देखें कि आप सभी लोगों के लिए इंटरेस्टेड हैं चीजें कि नहीं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरीके से पढ़ाना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा या कौन सा तरीका ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियोस को देखिएगा। क्या हर एक चैप्टर के हर एक पैराग्राफ को समराइज्ड करा के पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या कोई और तरीका मैं अपना सकता हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। तो एक डेमो वीडियोस है जो जिसमें आप लोग जिस तरह का कमेंट करेंगे उस अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। लेकिन क्लैडन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैं कुछ दिन में कैरुथर्स के भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे वो चैनल पे डालना स्टार्ट करूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं, बट आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करिएगा एक बार आप वीडियोस देखने के बाद। ओके, बाय बाय।